सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। 2016 का पेपर कैसा आया था और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, हम सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा के देखिए, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 25 नंबर का साइंस का पेपर होता है, 1 घंटे का 1 आवर का टाइम मिलता है आपको, और इसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है। 25 नंबर आपके पास हैं, पूरे 25 में 25 लाने की आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है: दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, बल्ब का जलना या फिर कागज का जलना। दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लासेस जब पढ़ाई थी आप लोगों के साइंस विषय की हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, वैसे तो मैंने सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही आप लोगों को पढ़ाया है, हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स आपको बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो अगर अभी तक आप में से किसी ने भी उस नोट्स को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पर आई बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जितनी भी वीडियोस आज तक हमने बनाई हैं अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई चीज अगर परिवर्तित हो गई है तो फिर वो वापस अपने मूल रूप में नहीं आएगी। जैसे कि दूध से दही अगर बन गया तो अब दही से आप दूध नहीं बना सकते हो वापस। जैसे कि कागज अगर एक बार जल गया, आपने कागज के टुकड़े को क्या किया, जला दिया, तो जलाने के बाद क्या बचेगी, राख बचेगी ना। अब उस राख से क्या वापस आप कागज बना सकते हो, नहीं। जैसे कि गन्ने के रस से आपने सिरका बना दिया, अब वो सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है ना, बहुत खट्टा होता है। तो सिरका खट्टा होता है, अब वो खट्टापन जो है उसके अंदर आ गया है, वो दूसरी चीज बन चुका। अब उस सिरके से, उस विनेगर से वापस आप गन्ने का जूस नहीं बना सकते हो। तो ये क्या है, ऑप्शन बा, द और ऑप्शन आ, ये तीनों ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में एक चीज परिवर्तित होकर के दूसरी चीज में परिवर्तित हो गई तो फिर वापस अपने मूल रूप में नहीं आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन सा दिया है, बल्ब का जलना। एक बार आपने बल्ब को जलाया, फिर आपका जब मन किया आपने उसको बुझा दिया, बल्ब तो अपनी जगह पर ही है, तो इसलिए बल्ब का आप उसको जलाएंगे बुझाएंगे, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। दोस्तों, जितने भी खट्टे खट्टे फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो संतरा हो, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के केवल और केवल इसी एग्जाम में नहीं, यानी कि केवल डीएलएड में ही नहीं काम आएगा, बल्कि यूपी टेट और सुपर टेट में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है। विटामिन डी, फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या फिर दूध। ये सारा इसका आंसर तो सारे लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश या धूप से हमें मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सरौता में आलंब होता है किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सरौता में जो आलंब होता है वो होता है किनारे पर, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है भार। और सरौता में आप लोगों को पता है कि उसमें ड्राई फ्रूट्स को कट करते हैं और बहुत ही अच्छे से आप उससे कट कर सकते हैं। और दोस्तों, सरौता, इसके अलावा नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सभी आते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन से सरल मशीन, कौन कौन सी चीजें आती हैं, याद रखिएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा उत्तोलक चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। जो चाबी वाली घड़ी होती है, जब उसमें हम चाबी देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या फिर सामर्थ्य। दोस्तों, घड़ी को चाबी देने में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है,
ऑप्शंस में गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और सामर्थ्य दिया हुआ है। तो जब हम घड़ी को चाबी देते हैं, घड़ी को चाबी देने में हम ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। जैसे चाबी हम भर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। तो वो ऊर्जा जो एकत्रित होती है, जो संग्रहित होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। और जब घड़ी चलने लगती है, जैसे एक बार आप पूरा उसमें चाबी भरते जा रहे हो, आपने भर दिया, तो वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहां पर कन्वर्ट हो गई। जब चाबी धीरे धीरे, उसके बाद जब घड़ी चलने लगेगी, तो जब चलेगी तो घड़ी क्या देगी, गतिज ऊर्जा देगी ना। तो जब जब केवल चाबी आप भर रहे हो जब, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है, और जब घड़ी चलने लगेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो अभी जब आप संग्रहित करोगे तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित करोगे, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन 7 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि NaOH और HCl, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है। तो क्षार और अम्ल, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो नमक और जल बनाते हैं। तो ये हो गया नमक और ये हो गया जल। तो यहाँ पर आप देखिए लवण और जल, तो लवण क्या है, NaCl, लवण को ही हम नमक कहते हैं, और ये H2O। तो ये इस तरह आप देखिए NaOH और HCl मिलकर के NaCl और H2O बनाते हैं। यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl हो गया, और OH और H मिलकर के H2O बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ये समीकरण आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना, ये सभी क्या है, बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, इसीलिए तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाष्पन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। तो देखिए, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि एक बार में हमने किसी फसल को बोया, गेहूं के बाद फिर हमने क्या लगाया, उसमें धान लगाया, फिर कोई ना कोई अलग अलग फसल हमने चेंज करके लगाई, तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है, खेत की मिट्टी जो होती है, उसकी उर्वरा शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचता है, वो नष्ट नहीं होती है। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जांपल्स में चिमटा है, चाकू है, और इसके अलावा द्वितीय प्रकार में नींबू निचोड़ने की मशीन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सरौता मिल जाएगा, और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपको कैंची मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक मेरे हैंड रिटन नोट्स को नहीं पढ़ा दोस्तों, तो प्लीज एक बार आप जा करके देखिए चैनल पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अब देखिए अम्ल क्या है पूछा, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। मतलब ये क्रिया जो होती है इसे उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इस पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा, अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको
स्वस्थ अच्छा खाना खाना पड़ेगा, पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, जो आपके शरीर में लगे, ये बहुत जरूरी है। तो संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है: ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में हैं, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है, तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हिष्ट-पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर क्या हो जाएगा, रोगों का शिकार हो जाएगा। इस प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। यानी कि व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, ये सभी चीजें बिल्कुल करेक्ट मात्रा में होनी चाहिए। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है। देखिए, फसल तैयार करते समय अगर वर्षा हो गई तो अनुकूल परिवर्तन है, जैसे कि अभी धान के सीजन में अगर समय पर वर्षा होती है तो खेतों में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है किसानों को, और अगर फसल पक जाने के बाद बारिश होती है तो क्या होता है, परंतु फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अगर फसल पक गई उसके बाद ढेर सारी बारिश हो गई तो फसल क्या होगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए समझाइए। सबसे पहली बात तो दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत महत्व है। खुरदुरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। अगर घर्षण बल ना होता तो हम लोग सड़क पर सही से चल नहीं पाते। घर्षण बल से ही हम चल पाते हैं, नहीं तो हम फिसल के गिर जाते। और पहिए और ब्रेक के बीच लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण ही जलती है। तो घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जहां भी दो सतहों का आप कह सकते हैं, जहां पर दो सतहें मिलती हैं वहां पर उनके बीच में घर्षण बल लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। इस तरीके से एक पुष्प आप बना सकते हो और उसमें जितने भी अंग हैं उसके सभी को आपको अच्छे से लिखना है। आपको यहाँ पर देखिए, ये पुष्प का आकार इस तरीके से आप पेंसिल से बनाओगे। फिर पुष्पवृंत, पुष्पाक्ष ये हो गया, ये वाह्यदल हो गया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऊपर जायांग है, फिर ये पुंकेसर है, ये पुतंतु है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वाह्यदल कैसा दिखता है, वाह्यदल पुंज इस तरीके का दिखता है। और फिर उसके बाद दल पुंज आप देखिए, ये भुजा और नखर। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए पुमंग इस तरीके से दिखता है। और ये है जायांग। जायांग में क्या क्या चीजें होती हैं, पुष्पवृंत, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। और ये देखिए अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में किस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, बीजांडासन, वेश्म, आभासी पट, बीजांड, ये सभी चीजें। तो इसको बना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आपके आता है तो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि समय बहुत कम रहता है दोस्तों। 1 घंटे के पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं? मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को जमीन से पानी तथा मजबूती प्रदान करता है। जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों को जमीन से पानी देना तथा पौधों को मजबूती प्रदान करना, ताकि वो जमीन पर खड़े रह सके। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए मक्का में झकड़ा जड़, अपस्थानिक रेशेदार जड़, प्याज में झकड़ा जड़, अपस्थानिक रेशेदार जड़, सरसों में मूसला जड़, बैंगन में मूसला जड़। क्वेश्चन नंबर 18 है, धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए।
यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे कि लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल B, कुंजी K तथा धारा नियंत्रक R से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, विद्युत यदि इसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये परिनालिका है, यानी कि ये जो नली आपको दिख रही है प्लास्टिक की है या कागज की है, किसी भी चीज की नली बनाई गई है और इस पर तांबे के तारों को लपेटा गया है और इसको कहीं पर टांग दिया गया है। ठीक है, डोरी की सहायता से इस दोनों सिरों को यहाँ पर ऐसे करके बांध दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन तारों को एक सेल से जोड़ दिया गया है। अब ये जो कुंजी है, ये जैसे ही इसमें सटेगी, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि यहाँ पर सेल है। सेल से जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इसमें करंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, यानी कि जो परिनालिका है एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उसके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। यानी कि इसको जब आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे, जैसे कुंजी यहाँ से सटेगी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाएगा जाकर के। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के अलग अलग हो जाएगा और जब इसकी विद्युत की दिशा हम बदल देंगे तो ये फिर अपनी दिशा भी चेंज कर लेंगे। यही यहाँ पर कहा गया है, ध्रुवता, सिरों की ध्रुवता भी बदल जाएगी जब हम विद्युत धारा की दिशा को बदल देंगे। तो इस तरीके से हमेशा इसका एक सिरा उत्तर में और एक सिरा आपको दक्षिण में मिलेगा। तो ये भी आप एक बार बना लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये मैसेज जाए कि हाँ, वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को और आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने डीएलएड के पेपर में सबसे बेस्ट मार्क्स लाने हैं तो आपको हमारे चैनल से जरूर जुड़ना होगा ताकि हम अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट दे पाएं। और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों अपने कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है वहां प्लीज शेयर कर दिया करें आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर शेयर करेंगे वीडियो को। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी और आप लोग अच्छे से उन सभी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को भी आप क्लियर कर सकते हैं। बस ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सभी वीडियोस को हमारे देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।